पहला हमारा जो है वो मकसद और सियासत में आने का वो ये होना चाहिए कि हम आके अपने मुल्क के अपने अवाम के मसाइल हल करें, गुर्बत दूर करें, बेरोजगारी दूर करें, जहालत दूर करें, पसमानदगी दूर करें। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, फिर मियां साहब ने वही करना है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है, वो वापस तशरीफ ले आए हैं, अपनी पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इस तैयारी में है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत बनाएगी वफाक और पंजाब, खास तौर वफाक और पंजाब के अंदर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेर अताब रहे, उनकी फैमिली ज़ेर अताब रही, बहुत कुछ देखा, बहुत से केसेस का सामना किया। अब उनकी एक कन्विक्शन रह गई है जो कि अल-अज़ीज़िया के अंदर है, बाकी तमाम केसेस अपनी मौत सियासी, मगर मैं कहूँ कानूनी मौत आप मर चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब जब से वो वापस तशरीफ लाए हैं वो है क्या। उन पर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वो हैं और वो इसी लाडलेपन के स्टेटस के साथ ही एक दफ़ा दोबारा ख़ुद को इक़्तिदार में ला रहे हैं, बल्कि इस दफ़ा वो ख़ुद को सिलेक्ट करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद अपनी जगह, लेकिन बाकी भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी लोग मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफ हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेर साया मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है। ये तासुर ज़ायल हो सकेगा या नहीं, ये तो बात मुस्तकबिल में ही पता चलेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो रही क्या है। मियां साहब ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाने से पहले जो गुफ्तगू की वो हमारे सामने है, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगर मैं आपके सामने क्रोनोलॉजिकली पेश करूं तो आपके लिए आसान होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले एहतसाब का नारा लगाया, ये बात रिकॉर्ड पे है और ये बात एक अनडिनाएबल फैक्ट है। साहब ने क्या फरमाया था, जरा सुनिए। मुझे बताएं ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्ल कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिब निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं, स्पेयर नहीं करना, इन लोगों को स्पेयर करना बहुत बड़ा जुल्म होगा। उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर जो अगर लीडरशिप है उसकी जानिब से फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जो एक खिताब था या बयान था, इसके बाद जो मौक़िफ़ सामने आया आप वो भी देख लीजिए। मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस तशरीफ लाए, जिस दिन उन्होंने खिताब किया तो जो उनकी तकरीर थी वो बहुत आम थी, उन्होंने तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात की, लेकिन एहतसाब के बयानिए से वो पीछे रहे, उन्होंने डायरेक्टली एहतसाब की बात नहीं की। मियां साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है, नया सफर हमने शुरू करना है। मैंने आज बहुत जब्त से, दिल से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल क़यादत कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है, टिकट्स के लिए बेशुमार दरखास्तें हैं, उनके ऊपर फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब दोबारा एक दफ़ा फिर उनकी बात, उन्होंने इनफैक्ट उसको री एंडोर्स किया अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमारा मुतालबा इंतखाबात जीत कर हुकूमत नहीं, एहतसाब भी उतना ही ज़रूरी है। मियां साहब क्या फरमा रहे थे? हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने? इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी,
इसके ऊपर एक मोहतात अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त एक चैलेंज जो अपनी जगह पर मौजूद है वो सबसे बड़ा ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम में क्या सियासी बयानियाँ लेकर जाना है, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को उनके सियासी मुखालिफिन क्या ताने दे रहे हैं, क्या मशवरे दे रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब ज़ेरे अताब हैं, इसके अंदर जुडिशल पर थे। अब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट उनकी तहवील में लाना चाहती है। उस हवाले से आज जब वो उनको पेश किया गया अदालत में और उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी किसी भी सियासतदान के लिए। सारे सियासी जो रहनुमा हैं, अगर मैं देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा रगड़ा खाया है, हर किसी ने ये हथकड़ियाँ पहनी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब आज बाहर निकले तो उन्होंने मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ साहब, ज़रा सुनिए क्या है। नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें, अदरवाइज जो है जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में मजाक ही बन रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस को रोककर इलेक्शन का प्रोसेस किया जाए, वो शुरू किया जाए और फासलों को ख़त्म किया जाए, नहीं तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। खैर ये डिबेटेबल बात है कि फासले पैदा किस तरह हुए और क्यों इतने बढ़ गए। इस वक्त दो अहम मामलात हैं। एक ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जैसे ही अल अज़ीज़िया रेफरेंस के अंदर भी उनका एक्विटल होगा, बरियत होगी, तो उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। जबकि एक आर्गूमेंट जो उसके खिलाफ दिया जाता है वो ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है समीउल्लाह बलोच केस में, जिसमें कहा गया था कि जो नाअहली है वो उम्र भर होगी यानी ताहयात होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है, जब तक उसको अदालत रिविज़िट नहीं करेगी मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात होंगी। इस पर क्या रहनुमाई आ सकती है कानूनी तौर पर, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल इमरान खान साहब भी इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और वो अहल हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस था जिसके अंदर उनको सज़ा हुई तो वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये है कि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो साथ ही उनकी कन्विक्शन भी मुअत्तल हो चुकी है, वो ऑर्डर मुअत्तल हो चुका है, लिहाजा इमरान खान भी अहल हैं। तो ये दोनों मामलात कानूनी हैं, इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। जनाब इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका। सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा इरफान कादिर साहब के मियां नवाज शरीफ साहब अहल हो पाएंगे जब उनकी ये दोनों कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी, या वो जो समीउल्लाह बलोच केस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उन्हें तंग करेगा, क्योंकि वो फैसला तो अपनी जगह मौजूद है। देखें, वो जो फैसला है वो कानून से ऊपर नहीं है और इस वक्त एक राइजुल वक्त कानून है जिसके तहत के नाअहली जो है वो 5 साल से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो या तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत उस कानून को स्ट्राइक डाउन करे, और स्ट्राइक डाउन इस वजह से करे कि उसमें बाकायदा रीजंस दे कि ये कानून जो है आइन की किसी शिक के ख़िलाफ़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये होल्ड नहीं कर सकती कि ये किसी शिक के ख़िलाफ़ है आइन की और वो राइजुल वक्त कानून है, तो मियाँ साहब की जो नाअहली है वो लाइफ टाइम नाअहली फ़िलहाल राइजुल वक्त कानून के तहत है ही नहीं, तो इसलिए वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो अहल है। ये जो एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो आइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए दिया गया, बेशक बाद में जज साहिबान का मौक़िफ़ बदलता रहा, वो आपके सामने ही है, लेकिन क्योंकि वो फैसला है तो ये जो लेजिस्लेशन है, इलेक्शन एक्ट जो है, ये एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये ओवरराइड नहीं कर सकती किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो किसी आइनी आर्टिकल की तशरीह की जाए कर रहा हो। तो इसके ऊपर आप ज़रा रिफ्लेक्ट फरमाइएगा कि क्या प्रिंसिपल क्या है बेसिक के फैसला अहमियत हासिल इख्तियार करेगा या जो कानून है उसकी अहमियत ज़्यादा होगी? देखिए, हम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऊपर उठा दिया है। मैंने यहाँ तक सुना इनको कहते हुए कि आइनी तरमीम जो है वो हमारे एक बड़े सीनियर लॉयर हैं, कल फरमा रहे थे कि आइनी तरमीम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अप होल्ड कर दी थी, 18वीं तरमीम। तो ये लग ये रहा है कि आइन की जब भी तरमीम भी पार्लिमान करेगी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट को सुपरा पार्लियामेंट बनाया हुआ है, सुपरा लॉ बनाया हुआ है। तो ऐसी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स देखें तो सबसे ऊपर रियासत है, रियासत के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान का लॉ है,
उसके बाद वो तमाम फंक्शनरीज हैं जिन्होंने ओथ उठाया हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की पासदारी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जजेस उस हायरार्की में एक उनका यानी इन तमाम चीज़ों से कानून के नीचे आते हैं, कानून के ताबे हैं, कानून उनके ताबे नहीं है कि वो क्या कहते हैं। ठीक, तो लिहाजा ये, और फिर ये है कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन के देखने का होगा ना कि वो अहल है या ना या अहल नहीं है। ठीक, तो ये तशरीह इलेक्शन कमीशन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ख़ास तौर पे वो मामला जो इलेक्शन कमीशन के देखने के हैं, वहाँ पे भी क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह फाइक होगी? अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉ नोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि जी ये मेरी डोमेन है, आप प्लीज़ इसमें मत आएँ, और उसको भी पावर है कंटेम्प्ट की। टुवर्ड द एंड एक सवाल, इमरान खान साहब की जमात की जानिब से कहा जा रहा है कि जी उनकी सज़ा मुअत्तल है, वो बेल पर है उस केस के अंदर, वो तो जेल में इसलिए हैं कि वो दूसरे मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो वो जो फैसला है तोशा खाना का वो भी मुअत्तल हो गया, जबकि एक आम फहम में जो राय है वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। आपके नज़दीक दुरुस्त पोजीशन क्या है? क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है जी CRPC का कानून है 426 को देख लें जी, वो उनका जो कन्विक्शन है वो भी सस्पेंड होगी, जबकि माजी में भी देखा जाए इरफान कादिर साहब तो हमने सेंटेंस सस्पेंड होते देखी है, कन्विक्शन तो मौजूद रहती है, तो इसमें दुरुस्त कानूनी पोजीशन क्या है? इसमें कानूनी पोजीशन ये है कि अगर उन्होंने इनको इसलिए नाअहल किया था कि इनके खिलाफ कोई फौजदारी फैसला आ गया था और इनको सज़ा हो गई थी जी, तो अब चूंकि अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल होती है जी, और अपील में अगर वो सस्पेंड हो जाए सेंटेंस तो वो समझा जाएगा कि मैटर इज पेंडिंग ट्रायल। ठीक, और अगर मैटर पेंडिंग ट्रायल हो और हतमी फैसला ना हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि फिर वो भी नाअहल नहीं रहते जब तक कि वो सेंटेंस सस्पेंडेड है। वो भी उस दौरान में डेफिनेटली उनकी जो पाबंदी है वो मैं समझता हूँ कि उनको फिर पाबंद नहीं किया जा सकता, उनको नाअहल नहीं ट्रीट किया जा सकता। यानी कि आपके नज़दीक इमरान खान साहब की कन्विक्शन अगर देखा जाए, जो जिस तरह आपने रहनुमाई फरमाई, तो वो कन्विक्शन इस वक्त वो भी सस्पेंडेड है। हाँ, क्योंकि कन्विक्शन की बेस पे उन्होंने इनको नाअहल किया है, और वो अगर सस्पेंडेड है तो फिर उनकी नाअहली जो है वो भी इन लिम्बो चली गई है, क्योंकि उस पर जब तक हतमी फैसला एपेलेट कोर्ट का नहीं हो जाता वो पेंडिंग ट्रायल समझा जाएगा, और जब भी ट्रायल पेंडिंग होता है तो उस पर किसी को आप नाअहल करार नहीं दे सकते ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल। अब चूंकि वो जो अपील जो है, चूंकि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, अपील उससे मुख्तलिफ नहीं होती, अपील भी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल कही जाती है, तो चूंकि इसमें अगर दो इंटरप्रिटेशंस भी पॉसिबल हो तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन यही है कि जो भी सब्जेक्ट को ज़्यादा फेवरेबल हो उस तरफ इंटरप्रेट किया जाता है। फिर ठीक, ये आर्गूमेंट बड़ा दिलचस्प है और इसकी बड़ी अहमियत है। मैं चाहता था कि इस पर मजीद बात हो सके, लेकिन वक्त खत्म हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान कादिर साहब, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया।